नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिन की कुछ बड़ी खबरें लिए। क्रिकेट और सुनंदा पुष्कर मर्डर मिस्ट्री की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात एक हड़ताल की। कोल इंडिया लिमिटेड के लाखों कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए हैं। उन्हें आपत्ति है सीआईएल के लिए सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान से। लगातार कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये निजीकरण की तरफ बढ़ना है और उनके हितों की अनदेखी भी। सवाल ये भी है कि सीआईएल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर प्रोडक्शन बढ़ाने की जगह ये कदम क्यों? ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि कोयले की कमी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है बिजली की कमी से, क्योंकि अभी भी 60% से ज्यादा बिजली का उत्पादन हमारे देश में कोयले से ही होता है। बिजली की कमी का असर न सिर्फ फैक्ट्रियों के उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर दिखेगा, बल्कि हमारे आपके घरों तक भी पहुंच सकता है। शाम 6:30 बजे ट्रेड यूनियनों के साथ नेताओं के साथ पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल की बैठक शुरू हुई है, लेकिन जब डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला हो चुका है, ऐसे में आखिर वो बीच का रास्ता क्या बता सकते हैं जिससे हड़ताल खत्म हो जाए, ये साफ नहीं है। तो सबसे पहले अभी की स्थिति बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। कोयला सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने का फैसला एनडीए सरकार को महंगा पड़ता दिख रहा है। इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को कोल इंडिया के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सरकार ने जो उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से अधिकार ले लिया है कि वो निजी कंपनियों को कोयला मार्केट में बेचने के लिए भी अनुमति देंगे, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हड़ताल के पहले ही दिन इसका असर झारखंड की 100 से अधिक कोयला खदानों पर दिखा। छत्तीसगढ़ में 66 कोयला खदान बंद रही और महाराष्ट्र की 36 कोयला खदानों में काम ठप रहा। संकट की वजह से सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोयला मंत्री कुछ भी बोलने से बचते दिखे। कोल इंडिया की हड़ताल को लेकर क्या समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है? हड़ताल अगर लंबी चली तो हमारे आपके घरों पर भी इसका असर दिख सकता है, क्योंकि भारत में 60% बिजली कोयले से बनती है और फिलहाल बिजली घरों के पास कोयला बहुत कम है। कोल इंडिया के लाखों कर्मचारी ऐसे वक्त पर हड़ताल पर गए हैं जब देश के बड़े पावर प्रोजेक्ट्स के पास कोयला का स्टॉक कम है और सरकार उन्हें जरूरी कोयला मुहैया कराने की जद्दोजहद में जुटी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 20 ऐसे बड़े पावर प्लांट्स हैं जिनके पास आज 4 दिन से भी कम का कोयला स्टॉक बचा है। नौबत यह है कि कोयला कुछ जगहों पर नहीं के बराबर है तो कुछ में 2-1 दिन का स्टॉक है। देश के 9 बड़े बिजली घरों में 1 दिन का स्टॉक भी नहीं है, जबकि 4 बड़े बिजली घरों में बस 1 दिन भर कोयला बचा हुआ है और 4 बिजली घरों में 2 और 3 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। हमारे पावर प्रोजेक्ट के पास कोल नहीं है। जिनके पास कोल माइन मिली है उनको एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने ऑब्जेक्शन लिया है। जिसमें एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया उनको लैंड एक्विजिशन के लिए अटकाया गया है। जिनका लैंड एक्विजिशन हुआ है उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। कर्मचारियों को समझाने की कवायद चल रही है, लेकिन मंगलवार को कोई समाधान नहीं दिखा। दिल्ली से कैमरामैन दीवान सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो जो स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ पवन कुमार हैं, सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ के, और हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में अनिल राजदान, जो कि पूर्व पावर सेक्रेटरी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले पवन कुमार जी, ये बताइए कि ऑर्डिनेंस जो आया है, क्या ये अचानक आया, इसलिए आप लोग इस अचानक हड़ताल पर चले गए? क्योंकि ये मसला जो ये तनातनी तो लगातार चल रहा था आप लोगों के बीच। ये कोल पर जो अध्यादेश आया, इसमें सरकार ने प्रारंभ से ही गड़बड़ की। सरकार ने पहले सभी संगठनों के साथ एक वायदा किया था, कोल सेक्रेटरी ने, कि जब भी अध्यादेश लाएंगे या लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, तो आप लोगों से बात की जाएगी। सरकार अपने इस वायदे पर खरी नहीं उतरी। सरकार अध्यादेश लाई। अध्यादेश के बाद से कोई राय मशवरा नहीं किया गया? कोई राय मशवरा अध्यादेश लाने से पहले सरकार ने नहीं किया। ये मैं आपको एक नोटिस में लाना चाहता हूँ, बात ध्यान लाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने कन्वेंशन 144 आईएलओ का रेटिफाई किया है। कन्वेंशन 81 भी रेटिफाई किया। उसके तहत सरकार को त्रिपक्षीय वार्ता करना ये अनिवार्य होता है। ठीक है। किंतु सरकार ने उन सब को बाईपास करके सीधा अध्यादेश लाया। अध्यादेश पर हम लोगों ने जब आपत्ति की
उसको दरकिनार करते हुए सरकार लोकसभा में गई। नहीं, अध्यादेश पर आपत्ति की, आप लोकसभा पर गए, लेकिन क्या इन सब के बीच आप लोगों ने अपनी समस्याएं आपने रखी सरकार के सामने, कहा कि पहले आप हमसे बात कर लीजिए, उसके बाद आगे कुछ हो, नहीं तो हम हड़ताल पर जा सकते हैं? क्या वार्निंग आप लोगों ने दी थी? हमने वार्निंग दी थी। हाँ। सरकार ने 15 दिसंबर को 4 संगठनों ने जिन्होंने हड़ताल की नोटिस दी थी पहले 15 दिसंबर को, उनसे वार्ता की। ठीक है। सरकार ने वार्ता करने के लिए वार्ता करके कहा कि आप हड़ताल स्थगित करिए, हम आपसे वार्ता करेंगे। ठीक है। मजदूर संगठनों ने हड़ताल स्थगित की। जब बिल लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में गया और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, सरकार फिर अध्यादेश पर गई। यानी 15 दिसंबर को सरकार वार्ता करती है, वार्ता के बाद कहती है दोबारा वार्ता करेंगे, किंतु वार्ता करने से पूर्व सरकार अध्यादेश लेकर आती है। यानी बार बार सरकार अपनी बात से पीछे हटती है। ठीक है। समस्या यहाँ है। लेकिन अभी जो बातचीत आपकी चल रही है, आप लोग अभी बात कर रहे हैं, 6:30 बजे से बैठक हो रही है, आपने कहा कि क्या कुछ हो सकता है इसमें, क्या रास्ता निकल सकता है, देखा जा रहा है, लेकिन रास्ता क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या रास्ता निकल जाएगा? क्या रास्ता सरकार सुझाएगी, किंतु हम जिन मुद्दों को लेकर खड़े हैं सरकार उसका जवाब नहीं दे रही। नहीं तो इफेक्टिवली तो आप ये बोल रहे हैं ना कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट ना हो। नहीं, केवल डिसइन्वेस्टमेंट का मुद्दा नहीं है, आप तो और मुद्दों को समझिए जिन मुद्दों को लेकर हम खड़े हैं। अभी 42 माइंस, इन 214 माइंस में से ये ऑपरेशन में है, इनमें से कोयला निकाला जा रहा है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार में ये जो 42 माइंस थी, जिसमें 35,000 के लगभग मजदूर काम कर रहा था, आज वो मजदूर सड़क पर है। 35,000 मजदूरों को सरकार ने इस अध्यादेश के सड़क पर फेंक दिया। अध्यादेश के बाद उन 35,000 परिवारों के लिए आज रोजी रोटी का संकट खड़ा है। हम उसको लेकर के सरकार से वार्ता कर रहे हैं। नहीं तो मुझे आप 35,000 लोगों का होगा क्या? नहीं, आप पॉइंट वाइज आप मुझे बताइए। पहला प्रॉब्लम है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो आप 35,000 मजदूरों की बात कर रहे हैं, मजदूरों का है। हाँ। एक तीसरा भी प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम यह है कि सरकार जब माइंस का निजीकरण करती है, हाँ, तो इसमें से हमको एक बू आती है, एक स्मेल करते हैं हम इसमें से कि निजीकरण के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में आज भी कोयला में 4,000-5,000 रुपए वेतन मिलता है मजदूर को। कोल इंडिया में मिलता है 40,000 रुपए वेतन। कल को जब 4,000 रुपए वेतन वाला मालिक कोल बाजार में बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा। और अगर आपको, मुझे, किसी को भी 4,000 रुपए वेतन पाने वाले मजदूर से उत्पादित किया गया कोयला मिलेगा सस्ता, तो धीरे धीरे कोल इंडिया बंदी की ओर जाएगा। सरकार यदि कंपटीशन की बात कर रही है, प्रतियोगिता की बात कर रही है, तो हम कहते हैं हम प्रतियोगिता का स्वागत करते हैं, किंतु ये प्रतियोगिता रोजगार के क्षेत्र में होगी क्या? ये प्रतियोगिता वेतन के क्षेत्र में होगी क्या? आप जो मजदूरों की वेतन वार्ता आप सरकार करती है, सरकार ने अभी तक 9 समझौते किए पिछले 40 सालों में। क्या इन प्राइवेट कोल माइंस को सरकार उस वेतन वार्ता के दायरे में लाने की बात करती है? ठीक है। अनिल राजदान इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल राजदान इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व पावर सेक्रेटरी हैं। राजन साहब, जो चीजें यहाँ पर पवन कुमार जी बोल रहे हैं, जो समस्याएं सामने रख रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं और लगातार इनका जो स्टैंड रहा है मजदूर संघों का, उनका ये है कि बेटरमेंट क्यों ना हो, हर तरह से कंपटीशन के लिए अभी भी कह रहे हैं कि तैयार दिखते हैं। क्या सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का जो ऑर्डिनेंस लाया है कोल सेक्टर में, क्या उसमें जल्दबाजी की है? उससे बेहतर कुछ किया जा सकता था? नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट का कोई ऑर्डिनेंस तो नहीं आया है। दिक्कत ये कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का इशू है वो तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट इक्विटी है, उसका मुद्दा अलग है। बट ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो मैं इनकी बात समझ पाया हूं, वो ये है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग द कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स, दूसरा ये है कि विद द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद उनको ये अंदेशा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में वेजेस मिल रही हैं वो कोल इंडिया की वेजेस से बहुत कम हैं और इनको वाजिब वेज मिलनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल सही एक है। मगर उसमें जो मिनिमम वेजेस एक्ट है हर स्टेट में, वो स्टेट में वो वेजेस एक्ट जो है वो कानून लागू होना चाहिए। उसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्प्यूट। तो
और तीसरी बात यह है कि जो ब्रेकडाउन है कम्युनिकेशन का, जो ये समझते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी वर्कर्स यूनियंस, उसको हमें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि आज अगर इस सेक्टर में है ये समस्या और स्ट्राइक कॉल है, कहीं दूसरी एसेंशियल सर्विसेज पर ना ये फैल जाए। हाँ, सबसे कोई बड़ा अगर डर यही है sympathetic- कि एसेंशियल सर्विसेज पर ये असर डालेगा। जो इनका ये कहना है कि जिस रास्ते सरकार जा रही है वो निजीकरण का रास्ता है और उससे कहीं ना कहीं ये बंद होने के कगार पर कोल इंडिया पहुंच जाएगा। नहीं, देखिए, निजीकरण कोल इंडिया का नहीं हो रहा है। वो ये है कि दूसरा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है वो कोल सेक्टर में उसकी तरफ एक इनेबलिंग प्रोविजन जी सरकार ने अपने पास रखा है, बिल्कुल, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। आफ्टर ऑल प्रेजेंट जो मौजूदा कानून है उसमें क्या खामी है? एक खामी तो ये है कि आप कोल माइंस उसको अलॉट कर रहे हैं जिसका एंड यूज है। जो आपकी पुरानी लेगेसी आ रही थी, जो नेशनलाइजेशन के बाद हमने तरीका निकाला था कि किस तरह से आप कोल इंडिया के अलावा कुछ और लोगों को डाल सकते हैं, उनका जो कारोबार है, जो उनका प्रोफेशन है, वो कोल माइनिंग नहीं है। उनका किसी का स्टील बनाना है, किसी का सीमेंट बनाना है, किसी का पावर प्रोडक्शन करना है, इसेंशियली पावर प्रोडक्शन करना है। उनके पास कोल माइनिंग की एक्सपर्टीज नहीं है। वो प्रोफेशनलिज्म जो कि माइनिंग से एसोसिएटेड है वो नहीं है। उस कारण वो किसी और को या तो माइन अलॉट करते, अपना साथ लेते हैं, अलॉट तो कर नहीं सकते, कि जो माइनिंग करने के लिए किसी और को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, या उसको पार्टनर बनाते हैं, या कोई मैनेजमेंट किसी को दे देते हैं। तो वो एमडीओ का एक रूट है, तो उसको लाया जा रहा है। मेरे ख्याल उसका सीधा तरीका ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर को प्रोफेशनल उसमें डालें, तो कोल सेक्टर जो प्रोफेशनलाइज हो सकता है वो होएगा। मगर जहां तक लेबर का है, क्योंकि जो पहला नेशनलाइजेशन हुआ था जी, उसका जो मेन मुद्दा ही ये था कि जो लेबर की कंडीशंस और जो माइन की वर्किंग कंडीशंस हैं वो इनटॉलरेबल हैं और अनएक्सेप्टेबल हैं। बिल्कुल, उनको हमें इंप्रूव करना था। उस चीज की तरफ हमें निरंतर जाना चाहिए। आज भी मैं समझता हूं कि कई जगह ऐसी कंडीशंस हैं जो कि लेबर के लिए वाजिब नहीं है, बिल्कुल, और उनकी सेहत और उनकी दूसरी चीज इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि कोल इंडिया या दूसरी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या उनके पास भी अगर जो माइंस हैं वो भी आगे कई दफा कॉन्ट्रैक्ट कर दी जाती हैं ठेकेदार को कि आप इसमें से एक्सट्रैक्ट करके दे दीजिए। इन चीजों पे हमें जो अपनी लेबर है उसको पूरा अश्योर करना चाहिए और उसको एनफोर्स करना चाहिए कि जो रिक्विजिट लेबर लॉज हैं उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो वेज से रिलेटेड हों, चाहे वो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हों। ठीक है।